वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश बाबूजी का आना किसी तरह टल जाए। वो नहीं चाहती थी कि जिन बाबूजी को कस्बे में इतना सम्मान मिलता है, उन्हें अपनी ही बेटी के घर में उपेक्षा का शिकार होना पड़े। लेकिन सुबह हो चुकी थी, ट्रेन का समय हो गया था। सुनिधि ने सोचा कि वो खुद जाकर मेन गेट पर बाबूजी का इंतजार करेगी और उन्हें सीधे अपने कमरे में ले आएगी, ताकि उनका सामना घर के बाकी लोगों से कम हो। शहर के सबसे पौश इलाके में बने अपने आलीशान बंगले के विशाल और वातानुकूलित ड्राइंग रूम में बैठी सुनिधि की निगाहें बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थीं। घर के नौकर चाकर दिवाली की सफाई और सजावट में लगे हुए थे, लेकिन सुनिधि का मन इन सब से कोसों दूर था। अभी कुछ देर पहले ही उसने अपने पिता मास्टर रमाशंकर जी से बात की थी, और उस एक छोटी सी फोन कॉल ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। फोन पर उसके पिता ने बड़े उत्साह से बताया था कि वो कल सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं और साथ में दिवाली का शगुन लेकर आ रहे हैं। सुनिधि के पिता मास्टर रमाशंकर एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक थे। उम्र भर उन्होंने चॉक और डस्टर के सहारे अपनी जिंदगी एक छोटे से कस्बे में गुजार दी थी। वो उन सिद्धांतों वाले इंसानों में से थे जो मानते थे कि असली दौलत बैंक के खाते में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसके संस्कारों में होती है। अपनी 3 बेटियों और एक बेटे में सुनिधि उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मास्टर जी ने अपनी सीमित आय में भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी थी। बड़ी बहनों की शादी उनके स्तर के ही मध्यम वर्गीय लेकिन संस्कारी परिवारों में हुई थी। पर सुनिधि के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। सुनिधि स्वभाव से बहुत शांत, समझदार और बेहद खूबसूरत थी। सुनिधि की शादी भी किसी नाटकीय घटना से कम नहीं थी। उमाकांत जी एक बार मास्टर जी के स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए दान देने आए थे। वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। सुनिधि ने उस दिन मंच का संचालन किया था। उसने साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी, बिना किसी मेकअप के। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता और उसकी आवाज में अद्भुत मिठास थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उमाकांत जी ने सीधे मास्टर जी के दफ्तर में कदम रखा था। मास्टर जी, उमाकांत जी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा था, मैं अपनी संपत्ति का घमंड नहीं करता, लेकिन मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। कमी है तो बस एक ऐसी बहू की जो मेरे घर को घर बना सके। आपकी बेटी में मुझे वो संस्कार और सादगी दिखी है। क्या आप मेरे बेटे विहान के लिए उसका हाथ देंगे? मास्टर जी स्तब्ध रह गए थे। साहब, मास्टर जी ने हाथ जोड़कर कहा था, आप कहाँ आसमान के सितारे और हम जमीन की धूल। आपकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बेटी आपके इतने बड़े महल में कैसे ढल पाई? हम तो सीधे सादे लोग हैं। लेकिन उमाकांत जी नहीं माने। उन्होंने कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए मास्टर जी, वो मेरे पास बहुत है। मुझे तो वे संस्कार चाहिए जो आपने अपनी बेटी को दिए हैं। शादी बहुत धूमधाम से हुई। मास्टर जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दामाद और समधी का सत्कार किया था। लेकिन उमाकांत जी ने रिसेप्शन में जो पानी की तरह पैसा बहाया, उसे देखकर मास्टर जी के परिवार वाले बस आंखें फाड़े देखते रह गए थे। शादी के बाद सुनिधि इस महल जैसे घर में आ गई। ससुराल में उसे कभी किसी ने ऊंचे स्वर में कुछ नहीं कहा। उसे हर वो सुख सुविधा मिली जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी सुनिधि के दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन पसरा रहता था। इस घर में सब कुछ था, बस फुर्सत नहीं थी। ससुर जी उमाकांत जी सुबह 7 बजे से जो फोन पर बिजनेस की बातें शुरू करते, तो रात के 12 बजे तक वो सिलसिला चलता ही रहता। पति विहान भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए हर वक्त लैपटॉप और मीटिंग्स में उलझा रहता। यहाँ तक कि सुनिधि की सास रेवती जी भी अपनी किटी पार्टीज, क्लब की मीटिंग्स और एनजीओ के कामों में इतनी व्यस्त रहती थीं कि घर में सब लोग दिन में बस एक आध बार ही डाइनिंग टेबल पर टकरा पाते थे। कोई किसी की जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देता था। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। सुनिधि को अपना वो छोटा सा मायका बहुत याद आता था।
सर्दियों की रातों में मूंगफली खाते हुए पूरे परिवार का एक ही रजाई के अंदर बैठकर टीवी देखना, मास्टर जी के स्कूल से लौटते ही उनके हाथ से थैला लेना, माँ के हाथ की बनी अदरक वाली चाय के साथ दिन भर की बातें साझा करना। वहां पैसे कम थे, लेकिन समय और अपनेपन की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पैसा बहुत था, लेकिन सुकून भरी दो बातें करने वाला कोई नहीं। आज जब मास्टर जी ने फोन करके बताया कि वो दिवाली का शगुन लेकर आ रहे हैं, तो सुनिधि खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई थी। फोन पर उसकी माँ ने चहकते हुए बताया था, सुनिधि, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेकर आ रहे हैं। मैंने अपने हाथों से बेसन के लड्डू और मठरी बनाई हैं। तुम्हारे ससुर जी के लिए खादी का कुर्ता और सासू माँ के लिए एक सूती साड़ी रखी है। और हाँ, दामाद जी के लिए मैंने खुद अपने हाथों से एक स्वेटर बुना है। तुम्हारे बाबूजी बड़े चाव से वो सब लेकर आ रहे हैं। सुनिधि ने बस ठीक है माँ कहकर फोन रख दिया था। उसे पता था कि उसके ससुराल वालों का स्तर क्या है। यहाँ दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स चांदी के बर्तनों में आते थे। सासू माँ जो साड़ियां पहनती थी, उनकी कीमत हजारों लाखों में होती थी। विहान सिर्फ ब्रांडेड और इम्पोर्टेड कपड़े पहनता था। ऐसे में माँ के हाथ के बुने स्वेटर और सूती साड़ी की यहाँ क्या कीमत होगी? क्या उसके ससुर और पति, जो हर वक्त करोड़ों की डील्स में व्यस्त रहते हैं, मास्टर जी की इन छोटी छोटी साधारण सी चीजों का मोल समझ पाएंगे? सुनिधि को डर था कि कहीं अनजाने में ही सही उसके सीधे साधे पिता का अपमान न हो जाए। उसे याद था कि एक बार बिहान के किसी दूर के रिश्तेदार ने साधारण सी मिठाई का डिब्बा भिजवाया था, तो कैसे सासू माँ ने उसे नौकरों में बांट दिया था। क्या उसके पिता के लाए हुए बेसन के लड्डू भी नौकरों के कमरे में रख दिए जाएंगे? क्या कोई उसके पिता के पास बैठकर दो पल बात करेगा, या फिर सब उन्हें ड्राइंग रूम में अकेला छोड़कर अपने अपने कमरों और मीटिंग्स में चले जाएंगे? इसी उधेड़-बुन में सुनिधि की पूरी रात आंखों में कट गई। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश बाबूजी का आना किसी तरह टल जाए। वो नहीं चाहती थी कि जिन बाबूजी को कस्बे में इतना सम्मान मिलता है, उन्हें अपनी ही बेटी के घर में उपेक्षा का शिकार होना पड़े। लेकिन सुबह हो चुकी थी, ट्रेन का समय हो गया था। सुनिधि ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार पर खुद खड़ी रहेगी। जैसे ही बाबूजी का ऑटो आएगा, वो उन्हें बाहर ही रोक लेगी। वो उनका सामान खुद उठाएगी और उन्हें लिफ्ट से सीधे अपने कमरे में, जो कि दूसरी मंजिल पर था, में ले जाएगी। वो बाबूजी को कहेगी कि वे बहुत थके हुए हैं, इसलिए पहले विश्राम करें। वो उनके लिए नाश्ता और चाय अपने ही कमरे में मंगवा ले। इस तरह उनका सामना ससुर जी, सासू माँ या विहान से कम होगा। अगर कोई सामना हो भी गया, तो वो बात संभाल ले। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ के हाथ से बुने स्वेटर और बेसन के लड्डुओं की यहाँ नुमाइश बने और कोई उनका नजाकत से मजाक उड़ाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुनिधि ने एक लंबी सांस ली। बाबूजी 2 दिन रहेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ अपने कमरे में ही बिताऊंगी, फिर उन्हें आदर सहित विदा कर दूंगी। सुबह के 8 बज रहे थे। सुनिधि ने नोटिस किया कि आज घर में एक अजीब सी शांति थी। रोज सुबह सुबह गोल्फ खेलने जाने वाले ससुर जी आज घर पर ही थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। विहान भी अपने कमरे में नहीं था। सासू माँ भी अपने बेडरूम से बाहर नहीं आई थी। सुनिधि थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद आज वीकेंड होने की वजह से सब देर से उठ रहे होंगे। वो जल्दी से तैयार होकर मेन गेट की तरफ जाने लगी। उसे लग रहा था कि बाबूजी स्टेशन से कोई ऑटो या टैक्सी लेकर बस पहुंचने ही वाले होंगे। तभी मेन गेट खुला। ऑटो की जगह ससुर जी की चमचमाती मर्सिडीज कार अंदर दाखिल हुई। सुनिधि ठिठक गई। कार का दरवाजा खुला और ड्राइविंग सीट से विहान बाहर निकला। दूसरी तरफ से ससुर उमाकांत जी बाहर आए और फिर विहान ने लपक कर पीछे का दरवाजा खोला और बड़े ही आदर के साथ जिस शख्स को सहारा देकर बाहर निकाला, वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर रमाशंकर जी थे। सुनिधि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाबूजी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उमाकांत जी ने खुद बाबूजी का एक बैग पकड़ा हुआ था और विहान के हाथ में वो कपड़ों वाला थैला था, जिसमें माँ ने शगुन का सामान रखा था।
सुनिधि दौड़कर उनके पास गई। बाबूजी, आप और आप लोग? उमाकांत जी हंस पड़े। अरे बहू, मास्टर जी ने कल ही मुझे मैसेज कर दिया था कि वो आ रहे हैं। मैंने सोचा, जब हमारे इतने सम्मानित मेहमान हमारे समधी जी खुद चलकर हमारे घर आ रहे हैं, तो क्या हम उन्हें स्टेशन लेने भी नहीं जा सकते? आज मैंने और विहान ने अपने सारे काम, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आज का पूरा दिन सिर्फ मास्टर जी के नाम। विहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुनिधि, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि बाबूजी आएं और हम बैठकर खूब बातें करें। और हाँ, मैंने तो रास्ते में ही बाबूजी से पूछ लिया था कि माँ ने बेसन के लड्डू भेजे हैं या नहीं। तभी सासू माँ रेवती जी भी सज धज कर बाहर आ गईं। उन्होंने बड़े ही आदर से मास्टर जी को नमस्ते किया। आइए भाई साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। सब लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। नौकरों ने चाय नाश्ता लगाया, लेकिन उमाकांत जी ने कहा, नहीं, आज ये बाजार का नाश्ता नहीं चलेगा। बहू, जरा अंदर से वो डिब्बे लेकर आओ जो मास्टर जी लाए हैं। सुनिधि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने जल्दी से जाकर बेसन के लड्डू और मठरी निकाली। करोड़ों का व्यापार करने वाले उमाकांत जी और विहान बच्चों की तरह उन लड्डुओं को खा रहे थे। वाह मास्टर जी, जो स्वाद बहन जी के हाथ के इन लड्डुओं में है, वो दुनिया की किसी महंगी से महंगी मिठाई में नहीं। उमाकांत जी ने सचमुच आनंदित होते हुए कहा। रेवती जी ने वो सूती साड़ी निकालकर अपने कंधों पर रखकर देखी। भाई साहब, बहन जी से कहिएगा कि मुझे उनका आशीर्वाद मिल गया। इतनी मुलायम और प्यार से खरीदी हुई साड़ी मैंने आज तक नहीं पहनी। विहान ने भी तुरंत वो हाथ से बुना हुआ स्वेटर पहन लिया, जो उस पर थोड़ा ढीला था, लेकिन उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो उसके लिए किसी भी डिजाइनर जैकेट से ज्यादा कीमती था। मास्टर जी के चेहरे पर जो सुकून और सम्मान का भाव था, उसे देखकर सुनिधि के सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। पूरा परिवार मास्टर जी के इर्द गिर्द ऐसे बैठा था जैसे सदियों से प्यासे किसी रेगिस्तान को मीठे पानी का झरना मिल गया हो। उमाकांत जी, जो हमेशा तनाव में दिखते थे, आज मास्टर जी से जीवन के फलसफे और सुकून की बातें कर रहे थे। सुनिधि समझ गई कि दौलत चाहे कितनी भी हो, इंसान का दिल हमेशा सच्चे प्यार, सादगी और अपनेपन का ही भूखा रहता है। उसके ससुराल वालों ने आज सिर्फ उसके पिता का ही नहीं, बल्कि उसके उन संस्कारों का भी सम्मान किया था जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा गहना मानती थी। आज उस आलीशान बंगले में पहली बार सुनिधि को अपने मायके वाले छोटे से घर की गर्माहट महसूस हो रही थी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिखावे और दौलत की इस दुनिया में आज भी सादगी और सच्चे रिश्तों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।